हेलो, नमस्ते। तो आइए, आपका स्वागत है आप लोगों का। तो मैं आज क्लास 9th के मैथ के 6 चैप्टर जो कि है लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं एवं कोण। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले चल जाते हैं एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे करें। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका जो मूलभूत ढांचा या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो सबसे बेसिक्स है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक्स जो है वो मैं आपको पहले क्लियर करा देना चाहता हूँ। अगर ये आपको क्लियर हो जाए तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चंस को आप जब उसका फिगर देखेंगे तो क्या होगा, ये बस फिगर देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर इस तरह से होगा, ये ऐसे ऐसे बनेगा, और बस आप दिमाग में ही उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अगर दिमाग में छोटा बहुत कर लेते हैं, कर पाते हैं, अगर करने में सक्षम है तो आपका बस क्वेश्चन जो है दिमाग में ही बन जाएगा और आंसर भी पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इसका बेसिक्स आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठे हुए होने चाहिए। तो मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में, अभी इस वीडियो में, कि आपको बेसिक्स को इस तरह से मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जैसे का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो सब यानी कि रेखाएं एवं कोण। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि लाइंस यानी कि रेखाएं, ये होता क्या है ना, रेखाएं। तो इससे बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए बता रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये सब आखिर है क्या, है ना, ये सब क्या है। ये जो आप बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, पॉइंट्स। ये सब क्या है, पॉइंट्स या फिर डॉट्स, है ना। आप डॉट्स कह सकते हैं इसको, पॉइंट्स कह सकते हैं, यानी कि ये सब क्या है, बिंदुएं। बहुत सारी क्या है, बिंदुएं यानी कि बिंदु। तो जिस तरह से हर एक आदमी का नाम होता है, इन बिंदुओं का भी कुछ नाम दे देते हैं। तो चलिए नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, है ना। तो मैं नाम देते हैं ABCDE F एंड G। तो ये सारे क्या है, बिंदुएं, कई बिंदुओं का नाम है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, या फिर कह सकते हैं आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। इस तरह से ये सारे हैं। तो ये बताने के पीछे का रीजन क्या है कि आप लाइंस को कैसे डिफाइन करोगे, लाइन होता क्या है वो आप समझोगे कि आखिर लाइन किसी तरह से बनता कैसे है। देखिए ये क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, या फिर पॉइंट है। तो ये सब क्या है, लगातार नहीं, गैप है इनमें भी, है ना। इनके बीच में क्या है, गैप, यानी कि लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो इसको समझने के लिए कंटिन्यूअस नहीं है या लगातार नहीं है कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप जब बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या बल्ब जला हुआ, अब जब तक स्विच ऑन है वो कंटिन्यूअस क्या है, लगातार बल्ब जल रहा है। स्विच ऑफ तो बल्ब बुझ गया, है ना। तो इसका कंटिन्यूटी क्या हुआ, हट गया, यानी कि लगातार नहीं जल रहा। फिर ऑन किए, कंटिन्यूटी से, फिर ऑफ किए तो डिसकंटिन्यू हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या है, सब कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस ये होता है तो इस तरह से होता है ना, कंटिन्यूअस होने से इस तरह से होता है। ये कंटिन्यूअस बिंदु बहुत सारे रहते हैं। तो देखिए किस तरह से क्या हो रहा है, यानी कि ये देखिए किस तरह से जब सारे बिंदुओं को हम जोड़ दे रहे हैं, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, जब जब एक ही दिशा में, देखिए दिशा चेंज होगा तो ये इस तरह से हो जाएंगे बिंदु। देखिए दिशा चेंज कर रहे हैं, है ना, दाएं बाएं या ऊपर नीचे कर सकते। तो दिशा चेंज करने से इस तरह से हो जाता है बिंदु, है ना, कंटिन्यूअस। अगर एक ही दिशा में बहुत सारे बिंदुओं को हम जोड़ दिए जाए लगातार, है ना, एक ही दिशा में बहुत सारे बिंदुओं को लगातार जोड़ जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हो रहा है। तो इसको मैं इजिली ड्रॉ करता हूँ, सिंपल ऐसे, है ना, इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जब
बहुत सारे बिंदुओं को लगातार एक ही दिशा में लेते हैं तो क्या होता है, एक रेखा बनती है ना, एक रेखा बनती है। और रेखा क्या होती है, अगर आप सड़क में जाते होंगे तो कहीं भी मोड़ आता है तो क्या होता है, इस तरह का एरो दिया रहता है। इसका मतलब कि आप आगे उधर जा सकते हैं। अगर एरो को काट दिया गया है मतलब कि आप आगे उधर नहीं जा सकते। इस तरह से दे दिया गया है यानी कि आप इधर आ सकते हैं, काट दिया गया आप उधर नहीं जा सकते। तो ये जो रेखा है इसको अभी नहीं बोलेंगे, है ना, ये इसको अभी हम रेखा नहीं बोलेंगे। इसको हम क्या कर सकते, आगे जितना मन चाहे हम बढ़ा सकते हैं और पीछे भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तभी इसको हम रहेंगे, यानी कि इसको जो है एरो दे देते हैं, इधर भी एरो दे देते हैं। यानी कि अभी अब ये पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ स्टार्ट हुआ है या फिर यहाँ स्टार्ट हुआ है ना। तो रेखा क्या है, एक ऐसी, ये क्या है, एक प्रकार का चित्र है ना, एक प्रकार का चित्र है, संकेत कह सकते हैं, किसी लंबाई का संकेत। जैसे कि एक जब हम लोग लिखते हैं इसे तो ये क्या है, एक चित्र ही है, एक चित्र ही या फिर सिंबल जिसको कहते हैं, यानी कि संकेत। क्या है, ये सारे सिंबल है ना, यानी कि संकेत, ठीक है। ये सारे सिंबल यानी कि संकेत है, 1 2 3 ABC या फिर क ख जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सारे क्या सिंबल्स है ना, संकेत है। तो उसी तरह से ये क्या है, एक ऐसा संकेत है, किसी लंबाई का, रेखा जो है किसी लंबाई का ऐसा संकेत है जिसका न तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, यानी कि कहाँ शुरू होता है वो शुरू प्रारंभिक बिंदु नहीं मालूम, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु नहीं मालूम है, और ये कहाँ खत्म होने वाले, एंडिंग पॉइंट भी नहीं मालूम है, यानी कि अंतिम बिंदु भी नहीं पता है ना। तो लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन, है ना, व्हाट इज लाइन। व्हाट इज लाइन यानी कि रेखा, है ना। व्हाट इज लाइन, इट्स a symbol of a length, it is a symbol of a length which has no starting and ending point, है ना। यानी कि लाइन क्या है, एक ऐसा संकेत है किसी लंबाई का जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है और ना ही एंडिंग पॉइंट। और एक बात, जिसको हम आगे या पीछे जितना चाहे जितनी दूरी तक चाहे बढ़ा सकते हैं। एंड रीच कैन बी एक्सटेंड, which can be extend forward and backward up to infinity, यानी कि अनंत तक, है ना, अनंत तक जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो रेखा उसी तरह से अगर हम रेखा को बोले, है ना, रेखा क्या है, एक लंबाई, किसी इसको एक नहीं किसी कर देते हैं ज्यादा अच्छा है, किसी लंबाई की एक ऐसी संकेत है, किसी लंबाई की एक संकेत है जिसका न ही प्रारंभिक और न तो अंतिम बिंदु का पता होता है, यानी
कि दोनों लापता है। ये कहाँ से आया है और कहाँ तक जाने कहाँ से आया है और ना ही जाने कहाँ तक जाएगा, यानी कि न इसका आने का पता है और न जाने का पता है, सब लापता है, उसको बोलेंगे रेखा। जिसका प्रारंभिक बिंदु और न ही अंतिम बिंदु का पता होता है तथा जिसे आगे या पीछे अनंत तक बढ़ा सकते हैं हम। क्या? अनंत, यानी कि ये इन्फिनिटी, क्या है? इन्फिनिटी, है ना, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप लोग चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसको तो मैं इरेज कर लूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है आगे बताने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है रेखा? जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट, न प्रारंभिक मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और न ही अंतिम बिंदु का पता होता है, और जिसे हम आगे या पीछे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेखा क्या होता है। तो चलिए अब बताते हैं रेखा का सिंबल से। आपको मैं बताने वाला हूँ कि रेखा जब टूटती है, उसको जब एक टुकड़ा या दो टुकड़ा कर देते हैं, यानी कि उसको ब्रेक करेंगे तो फिर क्या होता है ना। रेखा को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ये क्या है? अब तो बता सकते हैं ये क्या है, ये रेखा है। अब इसको क्या कहें? तोड़ दें, है ना, इसको हम तोड़ दें, ठीक है, इसको तोड़ दें। तो देखिए ये तो एक अलग सिंबल हो गया, है ना, अलग संकेत है, और ये कुछ अलग संकेत है। तो ये दोनों का नाम तो एक ही है, क्योंकि देखिए ये किधर से आ रहा है? यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है। कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं पता, एरो मतलब आगे जा सकता है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य है, इसका मतलब कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं, इसका भी एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं। तो जब किसी रेखा को हम लोग तोड़ देते हैं तो उसमें इस तरह से सिंबल बनता है। तो इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है और एंडिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं है। यानी कि जिस तरह की आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जब कोई लाइट ऑन करते हैं तो लाइट कहाँ से आ रही होती है? बल्ब से। अब वो कहाँ तक जाएगी? अगर दीवार वार कुछ नहीं रहा तो कहीं तक जा सकता है। जैसे टॉर्च को आकाश में हम लाइट जलाएंगे, है ना, तो क्या होगा? लाइट कहाँ जा रही है? टॉर्च से आ रही है, और कहाँ तक जा रही है पता नहीं। उसी तरह से जिस तरह की सन से यानी कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो क्या सूर्य से तो निकल रही है हमें मालूम है, लेकिन कहाँ तक जाएगी, ब्रह्मांड में कहाँ तक फैलेगी, ये हमें किसी को नहीं पता होता। तो उस तरह से इन लोग का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम है। यानी कि जिसका प्रारंभिक बिंदु को पता होता है लेकिन अंतिम बिंदु का नहीं पता होता, उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट, जिसको लाइन सेगमेंट, है ना। नहीं, इसको बोलते हैं किरण। इसको क्या कहते हैं? किरण, है ना। इसको कहते हैं रे, ठीक है, रे यानी कि द लाइन, ले यानी कि द लाइन विच हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट, विच हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट नहीं, विच हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट इट doesn't have
कि किरण है ना, अभी किरण, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिसकी प्रारंभिक बिंदु पता हो किंतु अंतिम बिंदु पता न हो, उसे रेखा का किरण, उसे किरण कहते हैं। जैसे कि सूर्य से जब प्रकाश आती है तो हम लोग कहते ही हैं कि सूर्य की किरणें, कि वो कहाँ से आती है, सूर्य से, और कहाँ तक जाएगी पता नहीं होता है। तो ये हो गया किरण, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हुआ लेकिन अंतिम पॉइंट नहीं मालूम है, नहीं अंतिम बिंदु नहीं पता है, प्रारंभिक बिंदु पता है, उसको बोलेंगे किरण। अब क्या होगा, ये तो हो गया किरण। अब एक और है, जैसे कि ये भी क्या है, एक रेखा है, एक रेखा। अब इस रेखा को क्या करेंगे, दो जगह तोड़ देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए ये जो दो भाग बना है, ये तो किरण है ना, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना, एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम है, तो ये दोनों किरण हो गया, ये दोनों किरण हो गया, है ना, ठीक है, यानी कि रे हो गया। बट ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसका तो दोनों मालूम है। ये कह सकते हैं कि यह स्टार्ट यहाँ हो रहा है, खत्म यहाँ हो रहा है, ये भी कह सकते हैं कि यह स्टार्ट यहाँ हो रहा है या फिर यहाँ खत्म हो रहा है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मालूम है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मालूम। इसको अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट मालूम, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंडिंग पॉइंट ये हो गया। तो जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता हो, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड, इसको कहते हैं रेखाखंड। ये हो गया रेखा, और इसका एक खंड जो है ये हो गया रेखाखंड। या फिर ये क्या है, एक लाइन है और लाइन का सेगमेंट, उसको तोड़ दिए तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों पता है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों मालूम है, उसको कहेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। उससे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट और इन लोग का भी नाम दे करके हम लोग जानेंगे कि इन लोग का नाम कैसे लिखते हैं। जिस तरह की बहुत सारे बिंदु लिए थे हम लोग, उन लोग का नाम लिए थे ABCD EPQRS, कुछ भी दे सकते हैं। उसी तरह से इन सब का कैसे लाइन दे सकते हैं। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बहुत छोटा छोटा चीज, बहुत ही छोटा छोटा चीज बता रहे हैं हम। तो देखिए ये तो लाइन्स हो गए। अब देखिए इसका भी नाम दे सकते हैं AB, इस तरह से AB, इसके नाम को हम लोग AB बोल सकते हैं, BA बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग AB या BA दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर पूरा सिंबल दे, इसको इस तरह से देते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि AB कोई रेखा है, यानी कि कोई लाइन है जिसको हम लोग आगे भी और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सिंबल दे करके लिखा जाता है। ठीक है, फिर ये क्या है, एक किरण है, मान लेते हैं ये PQ है, तो इसका सिंबल क्या होगा, इधर क्या है, सिंबल है, यानी कि इसको हम लोग छोटा रूप में कैसे लिखते हैं, सिंबल तो ये खुद है ना। तो इन लोग को फिर से डिनोट करने के लिए सिंपल वे में कैसे करते हैं, ऐसे
इसको हम लिख सकते हैं PQ। ध्यान रहे यहाँ पे इसको सिर्फ हम लोग PQ ही लिख सकते हैं, QP को या फिर PQ लिख के ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि P क्या है, स्टार्टिंग बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। Q क्या है, अंतिम बिंदु यानी कि एंडिंग पॉइंट। तो ये देखिए P से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, और अंतिम कहाँ हो रहा है, Q की ओर, यानी Q के आगे उधर बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये इसी तरह होगा, इसका दूसरा कोई सिंबल नहीं होगा इसको संचित रूप में लिखने के लिए, है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म। उसी तरह से ये क्या हो गया, एक रेखा था ST, ठीक है। अब इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, स्टार्टिंग बिंदु ये बोल सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग बिंदु ये। तो ये स्टार्टिंग बिंदु, तो ये अंतिम बिंदु, ये स्टार्टिंग बिंदु, तो ये अंतिम बिंदु है, यानी प्रारंभिक बिंदु, तो ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु, तो ये अंतिम बिंदु, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ST या TS। ऊपर में हम लोग इसको ऐसे भी नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन लोग का सिंबल, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ये बस जानकारी के लिए था, ठीक है, इसका सिंबल। बाकी वो सब तो यूज करेंगे, है ना। तो इसका क्या है, इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक लिखते हैं, जैसे कि इसको हम मान लेते हैं, सबका एक ही नाम देते हैं जिससे आपको सुविधा हो, ठीक है। ये AB है ना, यहाँ से हो जाएगा ये AB, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB, फिर यहाँ पर भी AB, ठीक है। देखिए A से शुरू हो रहा है, B तक जा रहा है, A से शुरू हो रहा है, B तक जा रहा है, A में भी इधर जा सकता है, B में भी, तो ये उधर इधर, ठीक है, ये ठीक है, ओके। तब इसमें क्या है कि हम सिंपल AB, इस चैप्टर में क्या होगा, ये सिर्फ AB लिखेंगे, यही लाइन, इसी को बोलेंगे लाइन AB बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ही लाइन AB बोल सकते हैं, इसे लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB, या फिर क्या था, रे AB, है ना, AB रे, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, बस इस तरह से, यानी कि रेखा, रेखा, रेखाखंड या फिर किरण बोलना है तो सिर्फ AB बोलें, ठीक है। इसी का मतलब हो जाएगा सब, तीनों इसी का मतलब होगा, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लाइंस के बारे में। अब आगे हम लोग जानेंगे एंगल्स, ओके। इसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, और फिर भी अगर समझ में आता, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं अपनी समस्या को, हम उसका समाधान करेंगे। एंगल्स आते हैं एंगल्स, ठीक है। एंगल्स यानी कि कोण। तो क्या होता है, हम लोग पहले ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे चांद तो आप सब ने देखा ही होगा, यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये एक ही जगह होता है। यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, 0 से बढ़ते बढ़ते ये कहाँ जाता है 90 डिग्री पे, और एक फिर जाता है 180, और 180 से फिर जाता है 70, यानी कि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, है ना, ठीक है। तो 90, 90, 180, 180 and 90, 270, 270 and 90, 360, इस तरह से एंगल होता है। तो यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच, ये सब हम लोग पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो सबको रिकॉल कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छी तरह से बैठे रहे, है ना। तो ये जो जब है हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे तो दिक्कत ना आए। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि हम कहेंगे कि 7 से 9 के बीच, 7 से नहीं, जैसे अगर 2 से 10 के बीच, तो क्या क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा, है ना। लेकिन 10 और ये तो नहीं रहेगा, ये एज ए बॉर्डर काम करेगा, एज ए बॉर्डर वर्क करेगा, है ना। तो इसी तरह से ये जो 0 डिग्री है और 90 डिग्री यहाँ पे लिखे हैं, तो ये दोनों बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर है। इसके बीच में क्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5,
से लेकर के 89 तक, 0 और 90 के बीच में आएगा। तो ये सारे एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल। ये सारे एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, यानी कि इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये सब देखें, न्यून कोण क्या हो गया? जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। यानी कि ऐसे कोणों का माप न्यून कोण क्या है? ऐसे कोणों का माप जिनका मान 0 डिग्री से ज्यादा हो। ऐसे कोणों का मान जिनका मान 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाते हैं। द एंगल्स which having the value between 0 and 90, है ना? The angles which having the value between 0 and 90। आप सुनकर भी लिख सकते हैं, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं तो उसको मैं बार बार लिखूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, है ना? तो क्या होता है? एंगल्स which lies between 0 and 90, the angles having value between 0 degree and 90 degree are called acute angle। और यानी कि वे कोण जिनके मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 89 तक, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका एग्जाम्पल है ना। अब आ जाते हैं हम लोग जो ये बॉर्डर के बीच में, ये भी एक बॉर्डर है और दूसरा बॉर्डर ये रहा, इनकी 90 और 180 के बीच में। तो इनके बीच में क्या क्या आएगा हमारा? 91 आएगा, 92 आएगा, 93 आएगा, 94, 95, ये सबसे कहाँ तक ले जाते 180 से पहले 179 वहां तक जाएगा, है ना। तो द एंगल्स हैविंग वैल्यूज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। द एंगल्स व्हिच हैविंग द वैल्यूज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इसका ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एंगल्स हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। बोलने के तरीकाएं अलग अलग हो सकता है ना, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो एग्जांपल्स है 191 से लेकर के 171 ये कभी नहीं बदले, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, तो वे कोण जिनके मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, या फिर कहें कि वे कोण जिनके मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है, उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण, है ना। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। फिर ये बॉर्डर है दोनों, तो अब यहाँ पे इसके बीच में नहीं लेते हैं, ये बॉर्डर हो गया और ये बॉर्डर है, यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक, है ना। ठीक है, यानी कि 180 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक है, तो द एंगल्स हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 are called reflex angle, called reflex angle। ओके, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रिजिव कोण। इसको क्या कहते हैं? रिजिव कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिजिव कोण, है ना। यानी कि वे कोण जिनका मान वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग रिजिव कोण कहेंगे। इसका एग्जांपल यानी कितना हो जाएगा? 180 से ज्यादा 181, 182, 183, 184 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 360 से कम, यानी कि 159 तक जाएगा, है ना। ठीक है, तो वे कोण जिनके मान 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसको रिजिव कोण कहेंगे। The angles having values between 180 degree and 360, or the angles having value greater than 180 and less than 360 are called reflex angle। अब ये तो हो गया। अब
इसको क्या कहेंगे, जो कि एग्जैक्ट 90 होगा। 90 भी तो कोई भी एंगल हो सकता है ना, एग्जैक्ट 90, या फिर 180 भी कोई एग्जैक्ट एंगल हो सकता है। तो इसका भी तो कोई नाम होगा, इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। तो उसके लिए है, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। इट्स कॉल्ड राइट एंगल। हिंदी में इसका बड़ा सिंपल नाम है, इसको कहते हैं समकोण। ठीक है, तो द एंगल which having exactly 90 degree, the angles which have the value exactly 90 degree is called right angle। यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री उसे समकोण कहेंगे। ये समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री, है ना। यानी कि इस तरह का सिंबल देते हैं, ये इसको मतलब होता है 90 डिग्री, तभी उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। तो जिस कोण का मान सिर्फ 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। तो उसी तरह से 180 का भी कुछ होगा, जिस कोण का मान पूरा पूरी 90 हो, नहीं 180 हो, और ना ही उससे ज्यादा हो और ना ही उससे कम हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, है ना। द एंगल्स which having the value exactly 180 degree is called straight angle, है ना। और इसका हिंदी हो गया प्रतिवर्ती। ये इसको कहते हैं रिजु कोण, इसको कहते हैं रिजु कोण। ठीक है, सॉरी ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे इसको रिजु नहीं, रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण, है ना। जो इसका वैल्यू 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा उसको प्रतिवर्ती कोण, और रिजु कोण उसको कहेंगे जिसका मान एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। तो ऐसा कोण जिसका मान केवल यानी कि सिर्फ 180 हो, न ज्यादा हो उससे न ही कम हो, एग्जैक्टली 180 हो, उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसको हम लोग अगर बिल्कुल छोटा वे में अगर इसको लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सिंपल याद रखने के लिए आप इस तरह का फिगर बना सकते हैं। क्या आपके लिए मैं बना देता हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे बना करके याद रख सकते हैं। ये हो गया 180, यहाँ पे 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा यहाँ पे लिख देते हैं कोण, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा, है ना। 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, वो हो जाएगा हमारा न्यून कोण। ठीक है, लेकिन एक्यूट एंगल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहाँ पे लिख दीजिए एंगल, अब फिर लिख दे सकते हैं आप कोण, है ना, कि 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे अधिक कोण, इसको कहेंगे अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे जो कि 180 से ये पूरा आ जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा आ जाएगा 180 से ज्यादा और 360 से कम, है ना। अब हिंदी मीडियम में तो हिंदी वाले को लिख के समझे, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश वाले को समझे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण।
इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 180 से ज़्यादा 360 से कम। तो जो एग्जैक्टली 90 है राइट एंगल, तो एग्जैक्टली 180 है स्ट्रेट एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल देखिए रेजियो कोण, ठीक है। तो ये था हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बाकी है, हल्का सा एक पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज को आप कब स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। ये सब तो जरूरी है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले ये सब बहुत जरूरी है। और उससे भी जरूरी और एक चीज़ है, जैसे कि एंगल्स में अभी और बहुत सारा बाकी है। तो सब था कोण का मान था, ये सब क्या था, कोण का मान। अब एंगल का नाम भी तो हो सकता है, ये सब तो उसका वैल्यू था, उसका नाम भी हो सकता है। जैसे देखिए ये क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है, दो किरण को बताए थे, ये दो क्या है, किरण का नाम लेते हैं ए बी हो गया, ये सी हो गया। ये ए बी एक किरण है, दूसरा किरण ए सी। हम नहीं कहेंगे कि किरण बी ए, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका स्टार्टिंग बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ए है। इस किरण का प्रारंभिक बिंदु ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है। इसलिए जब भी पूछा जाए कि यहाँ पे नाम बताओ तो ए बी बोलेंगे और ए सी बोलेंगे, ना कि बी ए और सी ए बोलेंगे, है ना। तो ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी, है ना, ये दोनों क्या है, किरण है। एक दोनों किरण क्या है, एक दूसरे से झुकी हुई, एक दूसरे से क्या हुआ, झुकी हुई। तो झुकी हुई तो यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, कुछ कोण बनता है ना, कुछ कोण बन रहा है जिसका कुछ न कुछ मान होगा। तो इस कोण का नाम लिखते हैं हम लोग, इस कोण का हम लोग नाम लिखते हैं। तो नाम क्या होगा, इस कोण का नाम होगा, कोण का सिंबल, कोण को हम लोग यानी कि एंगल को इस तरह से सिंबल रहता है, इसका डिनोट करते हैं। इसको लिखेंगे कोण, कौन सा बिंदु पे बन रहा है, बी सी या फिर ए पे ना, कोण बन रहा है हमारा ए बिंदु पे। पहले ए को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी या फिर सी को, तो बी फिर सी को, यानी कि पहले ऐसे जरूरी नहीं कि पहले बी को इधर लिखें फिर सी को, ए को बीच में रहना जरूरी है, इधर लिखेंगे इधर। यानी कि हम लोग समझें कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको बीच में होना ही चाहिए, ये बीच में होना जरूरी है। तो इसका नाम हम लोग सिंबल पे ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी ए सी या फिर कोण सी ए बी। यानी कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है ना, ये जो जहाँ पे कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। हिंदी से इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, ठीक है, वर्टेक्स या फिर शीर्ष। जिस बिंदु पे कोण बनता है उस बिंदु को बोलते हैं वर्टेक्स या फिर शीर्ष। यानी कि वर्टेक्स और शीर्ष को जो है बीच में रखना जरूरी होता है। और ये दो बिंदु जो है, बाकी जो है वो दोनों को हम लोग दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी तरह रख सकते हैं। तो इस तरह से उसका नाम लेते हैं हम लोग, जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको बीच में रखना है। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है ना, एंगल बी ए सी या फिर कह सकते हैं एंगल सी ए बी। ए को बीच में रखना जरूरी है क्योंकि इस पॉइंट पे ये क्या है, शीर्ष बिंदु है या वर्टेक्स, है ना। तो जिस बिंदु पे कोण बनेगा उसको बीच में रखना जरूरी। तो एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी। तब तो यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पे क्या बना था हम लोग का कोण, क्या है, सी ए बी, है ना। तो इसमें क्या क्या है, अभी इस पूरे चित्र में इसमें क्या क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारा चीज है ना। देखिए अभी क्या क्या निकलता है इसमें से। ए हो गया हमारा वर्टेक्स, ए हो गया वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ठीक है। ये तो बस इसका बात हुआ, ये पॉइंट है जहाँ पे एंगल बन रहा है, ये शीर्ष हुआ वर्टेक्स हुआ। बाकी ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है ऐसे भी, वो क्या है, किरण है ना। तो किरण तो हम लोग बोलते ही है, वो तो किरण है ही। उसके अलावा भी इस कोण के लिए वो क्या है, इस कोण के लिए क्या है,
तो इस कोण के लिए है भुजा, इसके के लिए क्या है साइड, यानी कि उसका आर्म्स है, आर्म्स ऑफ एंगल CAB, या फिर लिख सकते हैं आप एंगल BAC है ना, एंगल BAC या फिर CAB है ना। तो हम एक ही लिखते हैं CAB को है ना, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आर्म्स ऑफ AB क्या होगा, आर्म्स यानी कि आर्म यानी कि भुजा, आर्म यानी कि भुजा, किसकी भुजाएं ना, कौन CAB या फिर कौन BAC की भुजाएं, कौन कौन सी है इसकी भुजाएं, तो भुजा AC और भुजा AB, BA या CA नहीं कहेंगे, इसकी भुजा क्या हो जाएगा AB और AC है ना, यानी कि AB एंड AC क्या है, इस कोण की दो भुजाएं। तो देखिए इस कोण से क्या क्या मिला इस पूरे फिगर में, A मिला वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, AB उसकी एक भुजा और AC इसकी दूसरी भुजा, तो ये हो गया। इस कोण का नाम क्या हो गया CAB या फिर BAC। तो एक कोण में दो भुजाएं एक शीर्ष होती है, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देखिए क्या होता है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। अभी आप आगे देखिए, अभी क्या हुआ यहाँ पे, तीन बिंदु आ गया है ना, P Q R S, यहाँ पे तीन किरण दिख रहे हैं और तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक ये पूरा भी कोण बन रहा है ना। तो ये पूरा को अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, अभी बस ये दोनों को देखेंगे, इन दोनों में। तो इन दोनों में यहाँ पे दो ठो कोण बन रहा है, इस कोण का ये कोण देखिए कहाँ से कहाँ है, बस यहाँ से यहीं पे है। तो इस कोण की दो भुजाएं क्या है, इस कोण की भुजा है PR और कोण भुजा PS है। तो एंगल SPR लिख सकते हैं, एंगल SPR, क्योंकि P बिंदु पर कोण बन रहा है, या फिर लिख सकते हैं हम लोग एंगल RPS और एंगल RPS, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं कौन कौन सी है, यानी कि साइड्स है, इसकी भुजाएं हैं PR और PS, यानी कि PR और PS। फिर यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है इस तरह से, यहाँ से बस यहाँ। तो ये कौन कौन सी भुजा में सटे हुए, ये PQ में सटा हुआ है और PR में है ना ये। तो सिर्फ इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, इस कोण को बोल सकते हैं हम लोग QPR या फिर RPQ, यानी कि कोण QPR या फिर कोण RPQ। तो इसकी यहाँ पे इनकी भुजाएं कौन कौन सी होंगी, इनकी भुजाएं PQ और PR है ना, PQ या PR। अगर आप इसको सही से लिख रहे हैं तो हम बिना देखे बता सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में वर्टेक्स होता है, इसमें खड़ा हो जाए, इधर से बोलिए दो भुजाएं कौन कौन सी, PQ PR। यहाँ से भी बोल सकते हैं दो भुजाएं कौन कौन सी, PR PQ है ना, दोनों किसी भी तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे भुजा कौन कौन सी है, PR PS, यहाँ से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको सही से लिखेंगे तो, अगर वर्टेक्स को बीच में दिए हैं तभी, और वर्टेक्स को बीच में लिखना जरूरी है, नहीं तो ये गलत हो जाए। तो ये तो हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये जो PR भुजा है दोनों कोण पे आ रहा है, इस कोण में भी भुजा PR है और इस कोण में भी भुजा PR है, यानी कि ये PR साइड जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में साइड PR कॉमन है ना, साइड PR कॉमन इन बोथ एंगल्स
SPR एंड RPQ, ये दोनों कोनों में जो है ये भुजा देखिए PR दोनों में आ रहा है, देखिए PQR SPR, PR जो है दोनों में कॉमन, PR दोनों में कॉमन है, यानी कि ये क्या है उभयनिष्ठ, ये क्या है उभयनिष्ठ, ये दोनों कोनों भुजा PR दोनों कोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से जब दो कोण बनते हैं, जब दो कोण इस तरह से बने कि उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ, उनकी भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोणों को बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट, आसन कोण। ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं हम लोग, आसन कोण कहते हैं। ऐसे कोणों को क्या कहते हैं हम लोग, आसन कोण कहते हैं। ठीक है, जब दो कोण इस तरह से बने कि उनकी भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी कि वो एक साइड जो है दोनों एंगल में क्या होगा कॉमन होगा, उसको बोलेंगे आसन कोण, यानी कि उसको अंग्रेजी से कहते हैं एडजसेंट एंगल। उसको क्या कहते हैं एडजसेंट एंगल, है ना। तो एडजसेंट एंगल क्या है, द टू एंगल्स फॉर्म सच दैट the sides of them, that the two angles form such that the one side is common in both the angles। अगर दोनों साइडों में, दोनों एंगल में एक साइड कॉमन है, तो इस तरह का एंगल जब बने तो उसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल। तो ये तो इस तरह से बन गया है, तो इसको हम देख सकते हैं कि ये अब कितने तरह का बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बाद में नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये आइए देखते हैं हम। इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। O P Q R A B C D, तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे दो कोण है BAC और BAD, तो यहाँ पे क्या है BA भुजा दोनों में, यानी कि BA साइड, ये दोनों एंगल में एंगल CAB बोल सकते हैं, या फिर एंगल BAC। तो इस एंगल में और इस एंगल में क्या है, दोनों साइड AB जो है कॉमन है। यहाँ पे साइड OQ जो है इस दोनों एंगल में कॉमन है। ठीक है, इस तरह से बन सकता है। तो इसको जो हम लोग हैं ऐसे भी बना सकते हैं। सॉरी, कॉल आ गया। सॉरी, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अभी कॉल आया तो मुझे पता चला, मेरा चाचा कॉल आ गया था, चले आगे देखते। तो इसको जो है हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो साइड था यहाँ पे AB क्या है कॉमन, AB क्या है कॉमन साइड। ठीक है, तो फिर ये जो AD और AC साइड है, साइड AD और AC, ये दोनों को क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनकॉमन साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनकॉमन साइड। ठीक है, यानी कि ये क्या है उभयनिष्ठ है, भुजा है। ठीक है, और ये दोनों क्या है अउभयनिष्ठ भुजा है, अउभयनिष्ठ। ठीक है, जो कॉमन है उसको कॉमन साइड बोलेंगे, जो अनकॉमन है वो अनकॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग O। तो यहाँ पे OR साइड, OR जो है, ये जो दो एंगल है इनमें क्या है कॉमन है, लेकिन अनकॉमन साइड क्या है OQ एंड OP। तो यहाँ पे जो अनकॉमन साइड है वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है ना। तो जब भी दो एडजेसेंट, ये क्या है एडजेसेंट एंगल है,
क्या एडजेसेंट एंगल ही है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्म यानी कि एक भुजा जो है कॉमन है दो एंगल्स में, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। लेकिन यहाँ पे अनकॉमन भुजा जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि एक भुजा कॉमन है और दो अनकॉमन है दो एंगल में, तो एडजेसेंट एंगल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीधा लाइन बन रहा है, एक रेखा बन रही है जो अनकॉमन साइड है, अनकॉमन साइड्स कौन कौन सा, ओपी और ओक्यू, ओपी एंड ओक्यू, यानी कि अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन कौन सी है, ओपी तथा ओक्यू। ये दोनों क्या कर रही है, ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, एक सीधी रेखा बना रहे हैं। तो जब ये दोनों मिलके एक सीधी रेखा बनाए और इस तरह का एडजेसेंट एंगल हो, कि एडजेसेंट एंगल इस तरह से बने कि अनकॉमन साइड्स जो है एक लाइन बना दे, यानी कि एक सीधी लाइन बना दे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, यानी कि आसन कोणों का ऐसा युग्म जिसमें अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती, आसन कोणों का एक ऐसा युग्म जिसमें अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हो, तो ऐसे आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे आसन कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि देन द सम ऑफ दिस टू एडजेसेंट एंगल विल बी 180 डिग्री। कब, जब एक सीधी लाइन हो, है, जब एक सीधी लाइन हो और उसमें जो एडजेसेंट एंगल बने इस तरह से, तो ये दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो when two adjacent angles are formed such that the uncommon arms of that angle of these angles form a straight line, then the sum of the two adjacent angles will be 180 degree। कि आसन कोणों का ऐसा युग्म जिसमें अउभयनिष्ठ भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल QOR प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फाइनल पॉइंट। और ये जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग कुछ कहते हैं, इसका कुछ नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर, विच इज कॉल्ड लीनियर पेयर, है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक, हिंदी में इसका नाम शायद हम भूल गए हैं, कमेंट में पूछिएगा फिर बता देंगे देख के, हिंदी नाम बोलेंगे, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, याद आ गया हिंदी का नाम, इसका होता है रैखिक युग्म अभिग्रहित, क्या होता है, रैखिक युग्म अभिग्रहित, हाँ, रैखिक युग्म अभिग्रहित, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था हमारा बेसिक्स। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1, जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। थ्योरम 6.1 बोलने से समझना है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, वो थ्योरम को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है एक्सरसाइज को आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, बिना किसी की सहायता से आप खुद बना सकते हैं, अगर ये बेसिक्स आपके दिमाग में है तो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सॉरी बच्चों, मैं और 3 पॉइंट जो है, 3 बेसिक्स चीज़ें बताना भूल गया था, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है वो भी। जैसे देखिए, हाँ, ये कोई बिंदु है ना, यहाँ पे कितना एंगल बन सकता है, इस तरह से बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। तो एक बिंदु के चारों तरफ जितना भी एंगल्स बनता है ना, से एक बिंदु है यहाँ पे, कितना भी आप एंगल बना सकते हैं, जितने भी चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बना है, 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी बिंदु के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बने,
मान ली इसका नाम हम लोग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनके सब कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह से एक सीधी लाइन लेकर इसको समझें, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना, इन सब को अगर जोड़ें, इन 6 कोणों को अगर जोड़ें तो सबका योग क्या होगा 360 डिग्री आएगा। अब ये जो सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है पी क्यू, है ना, तो इसके ऊपर की जितने भी कोण बने 3 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो एक सीधी रेखा है पी क्यू, उसके नीचे के जितने भी कोण हैं एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये तीनों का योग होगा 180 डिग्री। जरूरी नहीं है कि 3 ही कोण, जैसे कि ये कोई रेखा है, अब इसके नीचे बहुत सारे एंगल बन गए, लो इतने सारे, जितने चाहे उतने बना दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एंगल जो है, ये 6 कोण क्या है, किसी रेखा के एक ही ओर है, एक ही ओर, यानी कि नीचे या फिर ऊपर। ये रेखा है, इसके दाएं या फिर बाएं भी जितने भी एंगल आप बना सकते हैं, यहाँ पे दाएं बनाए जितने भी एंगल्स हैं ना, ये सारे एंगल्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे एंगल्स किधर है, इसके दाएं बने। अब बाएं भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम नीचे बनाए, आप ऊपर भी बना सकते हैं। तो बस एक रेखा के एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं उन सारे कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 करें तो सबका सम कितना होना चाहिए, टोटल का सब का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन किसी रेखा के एक ओर जितने भी कोण बनते हैं सब कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री, ठीक। एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण और इसका हो गया संपूरक कोण, है ना। पूरक यानी कि एक दूसरे को पूरक करने वाले, जिस तरह के होता है माँ और पिता दोनों क्या करते हैं मिल करके, पेरेंट्स यानी कि जो गार्जियन होता है उसको पूरा करते हैं, है ना। इस तरह से संपूरक भी है, उस तरह से पूरक भी है, यानी कि एक दूसरे को जो मिल के पूरा करते हैं वो होता है पूरक। यानी कि ऐसे दो कोण x प्लस वाई, कोण x प्लस कोण y, है ना, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, वो क्या होता है कोण x y का कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि x y का पूरक है, या फिर कह सकते हैं कि कोण y एंगल y इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल x, या फिर कोण y जो है कोण x का कम्प्लीमेंट्री, एक कोण x का पूरक है ना। तो जैसे कि हम बोलेंगे कि 40 डिग्री, है ना, तो 40 डिग्री का पूरक कोण या फिर कम्प्लीमेंट्री कोण क्या होगा, वो होगा ये, इसका कम्प्लीमेंट्री वो होगा जिसको ये पा जाए, अगर उससे मिल जाए तो क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो कितना है 50 हो जाएगा, है ना। तो 50 का कम्प्लीमेंट हो गया 40 का कम्प्लीमेंट हो गया 50,
या फिर बोल सकते हैं कि 50 का पूरक कोण है 40 डिग्री का पूरक कोण है 50, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जब पूरा करते हैं तो 90 हो जाता है ना। तो पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। ऐसे दो कोण जिन कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री होता है वे कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। द एंगल्स विच कंप्लीमेंट each other and form 90 degree, है ना। the sum of the two angles which equal to 90 degree, the angles are complement of each other, है ना। the angles are complement of each other, यानी कि एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 90 है तो x इज द कम्प्लीमेंट y, और वी कैन से एंगल y इज द कम्प्लीमेंट ऑफ x। उसी तरह सप्लीमेंट्री में भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री होता है उन कोणों को बोलेंगे संपूरक कोण, एक दूसरे का संपूरक। जैसे कि 110 हो गया 110 डिग्री, है ना, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री में क्या ऐड करेंगे कि ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो 110 में क्या ऐड करेंगे 70, है ना। तो 70 डिग्री जो है 110 का सप्लीमेंट्री है और 110 जो है 70 का सप्लीमेंट्री है, क्योंकि यही दोनों को जोड़ने से 180 हो रहा है ना। तो उस तरह से फिर 70 का संपूरक क्या होगा 110 110 का पूरक कोण संपूरक कोण क्या है 70 है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से 180 आता है। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं 120 प्लस 60, है ना। तो 60 का संपूरक हो गया 120 का संपूरक हो गया 60 का सप्लीमेंट ऑफ 60 इज 120 का सप्लीमेंट 60, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आता है। तो ये था कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। आगे उसके बाद हम थ्योरम पे आएंगे और फिर एक्सरसाइज का स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाना सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होगा। बस ये जो कुछ भी बताएं ये बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये सब आपके दिमाग में है तो आप सारे क्वेश्चन को बस देखते ही सॉल्व कर पाओगे। शर्त ये है कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपके दिमाग में नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।